नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। तो चलिए आज का साइंस का मॉडल सेट को देखते हैं जो कि तीसरा नंबर मॉडल सेट है, ठीक है? और आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या कितना कितना आया आपका और कितना जानते थे। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और रही बात यह पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ जाइएगा, सब पीडीएफ डला हुआ है, ठीक है? वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, पर ये पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। चलिए चलिए आज का पहला सवाल आपके सामने है ये कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? नहीं है, यहाँ बस ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग हाँ में खोजते रहिएगा, यहाँ नहीं पूछा है। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो ऊष्मा की इकाई एक कैलोरी तो है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। किलो कैलोरी भी है, किलो जूल भी है, लेकिन वाट नहीं है। वाट किसका इकाई है? आप लोग कमेंट में बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं ना, तो कम से कम इस बहाने तो कीजिएगा कि ऊष्मा की इकाई वाट किसकी इकाई है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होती है, ठीक है? जैसे कि इधर गर्म ज़्यादा है, इधर ठंडा है, तो इधर से इधर ट्रांसफर होगा। ऊष्मा का तापन कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल में किया जाता है। वाट जो है, सॉरी इस वाट 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 देखिए यहाँ पर लिखा है, वाट जो है उस शक्ति का मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है। एक वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। तो आपको कमेंट बॉक्स में नहीं बताना पड़ेगा अब यहाँ, क्योंकि लिखा हुआ है, ठीक है? चलिए हाँ, सवाल है कि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। जैसे कि एक लकड़ी को, एक लोहे को, एक मोम को, मतलब एक समान से बिल्डिंग है, यहाँ पर सबको यहाँ से फेंका जाता है, गिराया जाता है। तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? बताइए बताइए कौन सा? लकड़ी, लोहे व मोम के समान। लकड़ी पहुंचेगा, मोम पहुंचेगा कि लोहा पहुंचेगा? तो इसमें जो है ना, इसमें सभी साथ साथ पहुंचेंगे। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पे आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए, मतलब वायु जो प्रतिरोध जितना आता है ना, प्रतिरोध मतलब उसका जो राह में मतलब प्रतिरोध होता है, वो एक नगण्य मानते हुए समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी पर सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। मतलब क्या है, यहाँ बोल रहा है कि आदर्श परिस्थितियों में, जैसे कि वायु प्रतिरोध को अगर नगण्य मानते हुए समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि यह सब समान गुरुत्वीय त्वरण पर समान कार्य करेगा, ठीक है? चलिए सवाल है कि प्रकाश तंतु जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है। प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, सो पूछा है। तो ये जो है ना, एक काम करता है पूर्ण अभियांत्रण, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जो उसको बोलते हैं ना अभियांतर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर यह काम करता है। कौन? ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश तंतु जो है, ठीक है? चलिए इसके बारे में जानते हैं कि प्रकाश तंतु जिसको ऑप्टिकल फाइबर, जो कांच, सिलिका या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती है। कैसी होती है? ये अत्यधिक खोखली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती है, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर जो है ये कार्य करती है। किस प्रकार करती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर यह कार्य करती है। इनमें प्रकाश ऊर्जा किसी प्रकार का क्षय नहीं होता, इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं होता है, ठीक है? चलिए पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस, जैसे कि आप ग्लासेस जो लगाते हैं ना, किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? ग्लासेस का कहने का मतलब है चश्मा, ठीक है? तो इसमें पूछा है किस प्रकार के लेंस से बनते हैं, बताइए। तो बताइए ये जो है ना, ये उत्तल लेंस से बनता है। किससे बनता है? उत्तल लेंस से बनता है।
क्या होता है ये कि बीच में मोटे तथा किनारे पर पतले आकार वाले ग्लासेस को उत्तल लेंस यानी इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, कहते हैं। जो क्या होता है, किनारे पर पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं। ये अनंत अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है, अतः इसे अभिसारी लेंस, इसको अभिसारी लेंस कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का उपयोग पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस में करते हैं। यह दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु। ठीक है, चलिए। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को, जैसे कि देखिए आप सिनेमा हॉल गए हैं, ऊपर में देखिएगा कि नीचे कारपेट बिछा हुआ रहता है और ऊपर में देखिएगा कुछ कुछ छिद्र वगैरह रहता है, ताकि क्या होना चाहिए, तो ध्वनि को मतलब ज्यादा उसका पिच ना निकले, मतलब इको इको, उसको इको बोलते हैं ना, गूंजता है, अथी होता है, इको वापस ना आए, मतलब दीवार के जैसे बोलते हैं ना हेलो हेलो, तो वापस से उधर से आता है ना, वो चीज को नहीं आना चाहिए। तो क्या होता है, म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को जो है ना, ये जो है, ये ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। ये क्या करता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, म्यूजिक हॉल दीवारों को ये ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। ये क्या होता है देखिए, अधिकतर ठोस एवं कठोर सतह ध्वनि को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि अगर आप जैसे देखते होंगे आपके घर में या प्लास्टर हो रहा होगा या घर का पेंट हो रहा होगा, तो वहां से सब सामान निकालने के बाद आपको मतलब गूंजने की आवाज आती है ना। और अगर वहीं पर सामान रखा हुआ था, जैसे कपड़ा था, लकड़ी था, बेडशीट था या आपका पलंग लगा होगा, तो वो सब जो गद्दा वगैरह है, वो सब क्या है, ध्वनि को अवशोषित करने का काम करती है। ठीक है, यही चीज को यहाँ बोला है, जबकि कोमल या नरम सतह ध्वनि को अवशोषित कर लेती है। यदि म्यूजिक आर्ट्स के लिए निर्मित हॉल की दीवार ध्वनि परिवर्तित करेगी तो श्रोताओं को प्रतिध्वनि इन्हें इको सुनाई पड़ेगी, मजा नहीं आएगा इस क्या हो रहा है। अतः प्रतिध्वनि को रोकने के लिए कंसर्ट हॉल की दीवारों को एवं छत नरम पदार्थों जैसे फाइबर ग्लास की बनाई जाती है, ताकि ध्वनि को वह अवशोषित कर सके। ठीक है, चलिए। सवाल है कि निकेल, जिसको क्या बोलते हैं, कैडमियम, निकेल कैडमियम बैटरी का उपयोग प्रयोग होता है। बताइए, निकेल कैडमियम जो बैटरी का प्रयोग होता है वो किस में होता है, इसमें जो होता है कैलकुलेटर में भी होता है, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी होता है, ट्रांजिस्टर में भी होता है, और ये सभी में इसका उपयोग होता है। किसका, निकेल और कैडमियम का। ठीक है, चलिए। निकेल कैडमियम बैटरी एक प्रकार चार्ज रिचार्जेबल बैटरी है। इसमें निकेल हाइड्रोक्साइड तथा कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद्युत अपघट्य होता है। इसका उपयोग जो है कैलकुलेटर, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ट्रांजिस्टर सभी में होता है। किसमें किसमें होता है, कैलकुलेटर का, कार्डलेस वाला में भी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी, ट्रांजिस्टर में भी होता है। ठीक है, चलिए। हाँ, सवाल है कि नैनो प्लग संबंधित है। बताइए, नैनो प्लग संबंधित है, किससे संबंधित है, एक छोटे सुनने के यंत्र से नैनो प्लग संबंधित है। ये क्या होता है बताएंगे। नैनो प्लग एक अत्यंत छोटा सुनने का यंत्र, जिसको हेयरिंग एड है। इसका कार्य इतना छोटा है कि यह आसानी से नजर भी नहीं आता। साथ ही उपयोगकर्ता की सुनने की क्षमता और आवश्यकता के अनुरूप इसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए प्रोग्राम किया जाता है। इससे कोई लोग बहरा नहीं हो जाता है, देखते हैं आराम से छोटा सा उपकरण लगा हुआ ताकि सुन सके। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, अल्फा अल्फा किरण, बीटा किरण या गामा किरण, किसमें। तो ये जो ऋणात्मक आपका पूछा है सवाल में, किसमें होता है, तो ये जो है किसमें ऋणात्मक आवेश होता है निम्नलिखित में, तो बीटा किरण जो होता है ना, बीटा, इसमें क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होते हैं। कैसे होता है, यहाँ देखिए। अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा कण की बात करें तो बीटा जो है ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण अनावेशित होती है। गामा जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। गामा कैसी तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है, चलिए।
अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में विश्व यानी यूनिवर्स में कौन सा सर्वाधिक में पाया जाता है, पाया जाने वाला तत्व पूछा है। निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक तत्व पाया जाता है, यूनिवर्स में पूछा है, तो बताइए कौन सा सर्वाधिक पाया जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन। तो ये जो है ना हाइड्रोजन, ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पे, विश्व यूनिवर्स में। ये क्या होता है देखिए, महाविस्फोट के पश्चात जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो इसमें 3/4 से अधिक हाइड्रोजन तथा 1/4 से कम हीलियम था। जब अद्यतन स्थिति तक कुछ प्रतिशत हाइड्रोजन तक ही ज्वलन हो सका, अधिकांश हाइड्रोजन आज भी विद्यमान है। अतः यह स्पष्ट है कि ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, जबकि भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अगर यूनिवर्स पूछे तो हो जाएगा हाइड्रोजन, अगर भूपर्पट्टी पर पूछे तो हो जाएगा कौन, ऑक्सीजन। ठीक है, याद रखिएगा। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बचाती रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। जो जस्तेदार लोहे की जो चादरें है ना, वो जंग से बची रहती है क्योंकि उसमें जो है ना, उनमें पाया जाता है आपका ये शब्द। ये शब्द क्या होता है, देखिए ये शब्द क्या होता है, बहुत ही आसान सवाल में है कि जस्ता अथवा यशद, जिसको जिंक बोलते हैं, एक तत्व है जिसका उपयोग लोहे के प्रतिरक्षण में किया जाता है। जस्ताकृत लोहा पानी में साबुन के विलयन, पेट्रोल और खनिज तेलों के प्रभाव को सह सकता है। लोहे को जंगरोधी बनाने हेतु उस पर जस्ते की पॉलिश की जाती है। इसे गेल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गेल्वेनाइजेशन बोलते हैं। जो जस्ते के ऊपर पॉलिश की जाती है, तभी तो बचा रहेगा ना कि जंग नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। तो शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं, निर्जलित बर्फ को, पहाड़ों पर बर्फ पड़ी बर्फ को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को या ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो इसको शुष्क बर्फ बोलते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है उसको क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। यह गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित होती है। सब्लिमेशन जो होता है, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, ये इसका उदाहरण है, जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाती है, ट्रांसफर। ठीक है, चलिए इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में यह किया जाता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण है जो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है, कौन सा लवण है, ध्यान में है उस लवण का नाम, उस लवण का नाम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जो कि लवण एक जैसा लवण सागर में सर्वाधिक में पाया जाता है। ये क्या होता है सोडियम क्लोराइड, देखिए सोडियम क्लोराइड के साधारण नमक कहा जाता है। समुद्री जल सागर में इसकी मात्रा कुल घुलनशील ठोस का लगभग 75% होती है। समुद्री जल के वाष्पीकरण से नमक को उत्पादित किया जाता है, जो कि मानव भोजन का एक आवश्यक अंग है। जो क्या है, मानव भोजन का एक आवश्यक अंग है। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है, विस्फोटक, बताइए किसको, कौन सा है जो विस्फोटक की तरह से इसको प्रयोग करते हैं। तो नाइट्रोग्लिसरीन को जो है एक विस्फोटक की तरह से इसका प्रयोग करते हैं। किस तरह, विस्फोटक की तरह से नाइट्रोग्लिसरीन को उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है एक भारी रंगहीन तेलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है। इसे ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट या 1, 2, 3 ट्राई नाइट्रो ऑक्सीप्रोपेन के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से ट्राई नाइट्रोक्सीप्रोपेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे।
जैसे कि आप गेहूं की खेती किए हैं तो उसमें कौन सा आप उर्वरक डालेंगे, नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा या लोहा? अगर आप गेहूं की खेती कर रहे हैं ना, उसमें नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे आप अपना उर्वरक बना डालने के लिए। किसका? नाइट्रोजन का। इसे क्या है भाई? नाइट्रोजन पादपों का एक आवश्यक तत्व है। गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक एक परमावश्यक उर्वरक, मतलब बहुत ही आवश्यक है। गेहूं की उचित हरितिमा तथा उचित विकास के लिए नाइट्रोजन जो है अपरिहार्य है, मतलब वो जरूरी होता है इसके विकास के लिए। ठीक है, चलिए। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, ऐसे जीव है ना, उसका अत्यधिक विविधता का क्या कारण हो सकता है, बताइए। जितना विविधता पाया जाता है उसका कारण है उत्परिवर्तन। क्या कारण है? उत्परावर्तन। एक क्या होता है उत्परावर्तन, चलिए बताते हैं आपको। कि वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया है, जैसे कि उसे क्या बोलते हैं? नव डार्विनवाद। क्या बोलते हैं? नव डार्विनवाद उसको बोलते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत, जैसे जीन में जो होता है ना, एक अपने से दूसरे में जीन जाना, साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं जिसमें उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे एक बार फिर से बताते हैं आपको कि आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत, जीन होता है ना, उसमें साधारण परिवर्तन करने से क्या होता है, उसके बाद नए जीव बनते हैं जिसमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। ये परिवर्तन असप्रथा वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? नई जातियों की इसमें उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलिए। फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों, जिसको क्या बोलते हैं, नोड्यूल्स में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण और जीवाणु है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। बताइए कौन सा है इसमें? तो इसमें जो होता है ना, सिम्बायोटिक, इसको सहजीवी बोलते हैं, ये इसके जीवाणु हैं। ठीक है, एक क्या होते हैं देखिए। फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु राइबोजियम सहजीविता का जीवन यापन करते हैं। यहाँ जहाँ एक और ये जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधे को उपलब्ध कराते हैं, और वहीं दूसरी ओर यह फलीदार पौधों इन्हें आवास तथा भोजन उपलब्ध कराते हैं। क्या कहते हैं? वहीं जो फलीदार पौधे होते हैं इनको आवास और भोजन उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, चलिए। अगला सवाल है कि एटलस, इसको एटलस और अक्ष है, एक्सिस इसको बोलते हैं, एटलस और एक्सिस के बीच ए, ठीक है, मध्य में पाए जाने वाले जोड़ को कहते हैं एटलस, जिसको एक्सिस बोलते हैं, और इधर एटलस है, एटलस। इसके बीच जो पाए जाने वाले जोड़ है जिसको क्या बोलते हैं? पिवोट कहते हैं। वो कौन सा जोड़ कहते हैं? मध्य पाए जाने को कहते हैं, जोड़ को क्या कहते हैं? एटलस और जो एक्सिस के बीच में पाया जाता है उस जोड़ को बोलते हैं सिनोवियल जोड़। क्या बोलते हैं? सिनोवियल जोड़, जो एटलस और एक्सिस के बीच में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सिनोवियल जोड़। ये क्या होता है? एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ जिसको पिवोट बोलते हैं को सिनोवियल जोड़ कहते हैं। यह जोड़ गर्दन के ऊपरी भाग, कहाँ पे? इससे कि आपका ये गर्दन हो गया, इसके ऊपरी भाग में पहले और दूसरे गिरवा केशिकाओं के बीच स्थित होता है, जैसे क्रमशः एटलस और अक्ष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? देखे हैं जीव, आप पढ़े होंगे तो देखिए, जैसे कि ये सबका जीव है, यहाँ पर कुछ आगे तीता का, इधर मीठा का, इधर इथी का, यहाँ पढ़े हैं? नहीं पढ़े, बताएंगे। जो कौन सा जीव है जो स्वाद नहीं है? मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा या तीखा। तो इसमें आपको कौन सा एहसास नहीं होता है कि ये चीज नहीं होता है? तो बताइए आप लोग, कौन सा? मीठा तो होता है,
लगता है मीठा खाने से, कड़वा भी लगता होगा, नींबू पीते होंगे तो, नमकीन भी लगता है, मसालेदार लगता है क्या? ये नहीं लगता है। और देख लीजिए, उमामी, ये लगता है क्या? उमामी, ये भी नहीं लगता है। ये भी लगता है, उमामी जैसे भी नहीं लगता है, घुमा फिर लग लो। खट्टा भी लगता है लेकिन तीखा नहीं लगता है, तीखा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए, यानी कि 4 और 7 जो है ये नहीं लगता है। ठीक है, हाँ ये ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल देखिए, जिव्या के छत्राकार जिसको फिलीफॉर्म बोलते हैं, परिकोटीय का तथा परिणत अंकुरों में उपस्थित स्वाद कलिकाओं द्वारा जिव्या स्वादन का काम करती है। मनुष्य में इसका अग्र छोर जो होता है, आगे का छोर होता है, वो मीठे का अनुभव कराती है, बस पीछे का भाग कड़वे का, पार्श्व यानी किनारे के खट्टे का, तथा अग्र भाग का जो छोर होता है वो उस क्या कहते हैं, नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। अतः जिव्या में स्वाद और मसालेदार तीखा शामिल नहीं है, मसालेदार और तीखा शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थों का लगभग 80% पदार्थ है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थों का 80% पदार्थ है, प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट्स का या खनिज का? बताइए, अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का जो लगभग 80% पदार्थ है वो किसका होता है? ये होता है आपका प्रोटीन का। किसका होता है? प्रोटीन का होता है। कैसे होता है, यहाँ देखिए, प्राणियों के जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल जिसको अकार्बनिक पाया जाता है, किंतु कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद होता है। प्रोटीन जो है वो सभी जीवित कोशिकाओं में क्या होता है? मौजूद होता है। अगला सवाल देखिए, किस शारीरिक प्रक्रम से थोम्ब्रिन का संबंध है? किस शारीरिक उपप्रक्रम से थोम्ब्रिन का संबंध है? तो थोम्ब्रिन का जो संबंध है ना, वो संबंध है आपका रक्त जमाव से। थोम्ब्रिन का किस संबंध है? रक्त जमाव से। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि रक्त का थक्का जिसको ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया एवं जटिल रासायनिक प्रक्रिया होती है। इसे 3 चरणों में बांटा गया है। इसके अंतिम चरण में थोम्ब्रिन एक एंजाइम की भौतिक कार्य करके प्लाज्मा को घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन के फाइब्रिन नामक अघुलनशील जो फाइब्रोजन है, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन के फाइब्रिन नामक अघुलनशील जो घुलता नहीं है प्रोटीन अणुओं से में संश्लेषण को प्रेरित करता है। रुधिर स्कंदन, जो रुधिर स्कंदन की क्रिया विधि का स्पष्ट विवरण जो है हावेल ने दिया। जो रुधिर स्कंदन की क्रिया है उस विधि को जो है स्पष्ट विवरण जो है वो हावेल हावेल ने दिया। ठीक है, चलिए, चलिए आज के यहीं पर समाप्त करते हैं क्लास को। और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीडीएफ चाहिए किन्हीं को तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आप सभी को फिर से झारखंडी जोहार।